नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी के शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव झाल के पास गन्ने का खेत है, जहां कुछ दूरी पर सरकारी गौशाला चलाई जा रही है। तो वहीं सुबह करीब 10:30 बजे गन्ने के खेत पर कुछ गाय के कटे हुए अवशेष बरामद हुए, जिनके गोवंश अंदर से गौमांस निकाला हुआ है और केवल कंकाल छोड़कर गौमांस गाड़ी में लादकर सभी आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सुबह पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद अवशेषों को बरामद कर लिया। लगभग 6 से ज्यादा अवशेष पुलिस को बरामद हुए। तो वहीं आपको बता दें कि इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। इस मामले में राम सेवक गौतम एसएसपी का कहना है कि यह सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव झाल का मामला है, जहां पर एक खेत से 3 और अन्य कहीं खेतों से गाय की खाल व कुछ अवशेष मिले हैं। पुलिस ने सभी अवशेषों को बाहर निकालकर उन्हें कब्जे में ले लिया और पशु चिकित्सा की सहायता से मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मतलब जो है रात में आए कोई मतलब ये जो भी इस काम को करता है और उन्होंने मतलब ये जीवों के साथ में बहुत बुरा नरसंहार करा, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन इसकी मतलब ये जांच करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। 8-10 जानवर तो होंगे तकरीबन, इतना मतलब ये इनका मेला पड़ा हुआ है, जगह जगह इनके अवशेष पड़े हुए हैं। ये 3-4 आदमी हैं, छोटे छोटे इनके मतलब यह खेत है, खाली पड़े खेत में मतलब ये काम हुआ। पेड़ों के बीच में खून पड़ा हुआ है, अवशेष पड़े हुए हैं, मेला पड़ा हुआ है। किसान आए मतलब जो है यहाँ से अपने ही आँख बांधने के लिए, एक ही बंधाई चल रही है आजकल। इन्होंने मतलब जो गांव में पता करा, जब गांव के मतलब जो 100-200 आदमी मतलब जो यहाँ पर आए, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और बहुत ही दुखद घटना है, पशुओं के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन कोतवाली अंतर्गत ग्राम झाल में गन्ने के खेतों के बीच में जो है गोवंशीय जो है जानवर के खाल और आगे सिर का पोर्शन कुछ टैग बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। फील्ड यूनिट की टीम है, सीबीओ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं के द्वारा समस्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस व्यक्ति ने ये घटना कारित की है इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है और विधिक प्रक्रिया चालू है। एक खेत में 3 खालें पाई गई हैं और दूसरे तरफ भी जो है कुछ खाल मिली है। तो इस तरह से पूरी जानकारी जो है की जा रही है। ये लगभग 10-11 बजे के आसपास जो है सूचना गांव वालों द्वारा दी गई है। तो निश्चित रूप से अब कितने समय की घटना है इसके बारे में भी पूरी छानबीन की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज से अगली खबर है। महाकुंभ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली मीटिंग में जुड़े और साथ ही मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी एवं अन्य जोनल रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक भी मीटिंग में मौजूद रहे। रेल मंत्री ने बताया कि कवच 4.0 काफी एडवांस है, यह हर परिस्थितियों में काम करेगा। दिल्ली हावड़ा रूट पर आधारभूत संरचना, नई रेल लाइन, एडवांस तकनीक का कार्य चल रहा है। पूरे रूट पर अपग्रेडेशन के लिए 6,974.50 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। महाकुंभ के लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा। बता दें कि महाकुंभ को लेकर 1200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज में ट्रेनों का आवागमन होगा, जहां कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। देखिए, जो इस बार का बजट आया है उसमें इंडियन रेलवे को करीब 2,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसकी एक कुछ मात्रा उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी खासी मात्रा दी गई है। जहाँ तक कुंभ की बात है, कुंभ के लिए करीब 750 करोड़ की राशि पहले से ही आवंटित की जा चुकी है और यदि जरूरत पड़ती है तो कुछ और राशि भी हम लोग इसमें ले लेंगे जैसी आवश्यकता होगी। कुंभ की विशेष रूप से सारी तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान्स हैं या जो स्टेशन डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, उस पर जो हमने रणनीति बनाई है उसी तरीके से कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि सारे कार्य समय से पूरे हो जाएंगे और जो हमें आवंटन दिया गया है वो एडिक्वेट। देखिए, इस बार का कुंभ काफी बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि महाकुंभ है, तो काफी ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। पिछले बार 2019 में करीब 600 एक्स्ट्रा ट्रेन चली थी इस पीरियड में
हम मानते हैं कि इस बार जो नंबर होगा काफ़ी ज़्यादा होगा उससे, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको समय से ट्रेन मिल सके। हम लोग वो डिटेल प्लानिंग अभी कर रहे हैं कि कितनी ट्रेन चलाएँगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है कोचेज़ की और मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की और बाकी क्रू की, उसकी प्लानिंग अभी चल रही है। उसको हम जल्दी ही पूरा करके फिर आप लोगों को बताएँगे कि कितनी ट्रेन चलेंगी, नोटिफ़ाई होंगी ट्रेन से। तो सुरक्षा तो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है इस पूरे प्लानिंग में, तो उसके लिए विशेष रूप से हम लोग कंट्रोल रूम तैयार कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और हमारा स्टेट से कोऑर्डिनेशन रहेगा लगातार, क्योंकि सुरक्षा संरक्षा के लिए स्टेट के साथ हमें मिलके चलना होता है। तो एक कॉमन रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे और पिछली बार 2019 में जैसे सफल आयोजन किया गया था, उससे भी अच्छा इंतजाम इस बार। देखिए ऐसा है, जो भी तैयारी की जा रही है वो मैक्सिमम क्राउड के हिसाब से ही की जा रही है। तो मौनी अमावस्या को ध्यान में रख के ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पैसेंजर्स के होल्डिंग को कहाँ पर हम लोग उनको आश्रय देंगे, कहाँ पर बैठाएंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और जो सिक्योरिटी के बाकी इंतजाम है उसको मॉर्निंग अमावस्या की जो एक्सपेक्टेड भीड़ है उसके हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम हमारे पूरे पूरे होते जाएंगे हम आपको बताएंगे, आपके माध्यम से लोगों को भी बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। बट हमें विश्वास है कि इस बार का इंतजाम अच्छा रहेगा। वहीं अगली खबर यूपी के चंदौली से है। यूपी के चंदौली में एसपी कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। बता दें कि सपा विधायक कार्यकर्ताओं के संग धरने पर बैठे हैं, तो वहीं एसपी के आश्वासन के बाद धरना फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। धरने पर बैठे पुलिस ने महकमे को लेकर निशाना साधा है, तो वहीं सकलडीहा के सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव कार्यकर्ताओं के संग पुलिस लाइन में धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोपहर से रात तक फोन करते रहे, लेकिन सदर कोतवाल ने उनका फोन तक नहीं उठाया और कहा कि शासनादेश का उल्लंघन और विधायिका की अवमानना है। इसी को लेकर एसपी से मुलाकात कर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अभी हम बैठे थे, बात हुई तो कहे हम बात कर लेंगे, सुन लेंगे, जाने में कल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं 11 बजे रात को आ रहा था, उन्होंने मना किया सवेरे आए। मैं आया, बैठा, हमारे आने के बाद आधी घंटे बाद आए, बात बुलाए, सुने, एक कार्रवाई कर नहीं पा रहे। हम कार्रवाई के लिए आए, उनको हम आए, उनको दरोगा को सलाम करने से आए नहीं। भाई आपको लगता है कि अपराध है? मेरा हक है कि मैं फ़ोन करूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, उनका हक है कि कोई भी अधिकारी हो फ़ोन उठाए, बात तो सुने, काम करे या ना करे। हमरा भी कोई मनाही है तो उसको भी बता दें कि भाई बात करने के लिए मनाही है। ये हम समझते हैं जो संविधान के तहत व्यवस्था है उसके तहत ये अपराध है। किसी जनप्रतिनिधि का अपमान करना, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करे। हम लोग अभी उठ के चले जाएं, कार्रवाई करना नहीं चाहते, हम लोगों को भी समझा रहे। ये माना जाए कि विपक्ष के विधायक सरकार में नहीं सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही, सुनी तरीके सत्ता की नहीं सुनी जा रही। जिस तरह से रोज बैठ रहे सत्ता के लोग धरने पे, लेकिन इस तरह का अपमान चंदौली जिले में पहली बार हो रहा है। जी हाँ, इस प्रकरण में जो विधायक जी से जो वार्ता की गई उस क्रम में ये पता चला कि उनके द्वारा जो एसएचओ कोतवाली हैं उनसे फ़ोन पे वार्ता की गई थी। फ़ोन की वार्ता के क्रम में 2 प्रकरण उनके संज्ञान में डाले गए थे और उसके बाद में ये भी है कि इनका जो कथन है कि पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं की गई है और साथ में कि उनका कहने अनुसार उनका ये है कि जो फ़ोन है उठाया नहीं है। फिर उसी क्रम में इनसे विधायक जी से भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी और उसको अमल में लाया जाएगा। किस तरह का वो मामला था जो जिस मामले को लेकर ये बात करना चाह रहे थे और क्या नहीं हो पाई? एक मामला मुकदमे से संबंधित है और एक जमीन संबंधित प्रकरण है। दोनों प्रकरण में जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी विधिक अनुसार जो प्रक्रिया होगी उसको फॉलो किया जाएगा। ये तथ्य जो उनसे वार्ता के क्रम में और उनकी एप्लीकेशन के आधार पर जो भी आएंगे, जो भी उसमें जांच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर यूपी के कानपुर से है। यूपी के कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने और थानों में रैंप बनाने व दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करने की इस दौरान मांग की गई। इस मामले पर डीसीपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिनियम की जानकारी नहीं है, जिसके कारण दिव्यांगजन अधिनियम में दिव्यांगजनों की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हो रही है। अधिकतर थानों में रैंप न होने की वजह से अपने उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में दर्ज करने दिव्यांगजन नहीं जा पाते हैं। डीसीपी साउथ को ज्ञापन देने आए थे। दिव्यांगजनों के उत्पीड़न के मामले थे
और कुछ समस्याएं जो गवर्नमेंट से ने आदेश किया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जैसे दिव्यांगजन अधिनियम 2016 वो लागू नहीं है थाने स्तर पर, उसको लागू कराने की मांग कर रहे थे हम। दूसरा जो है दिव्यांगजनों की थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही है। तीसरा रैंप थानों में नहीं है, ये बिंदु हम लेके आए थे। और चौथा जो दिव्यांग उत्पीड़न के मामले हैं उनमें रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही थी। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर आज डीसीपी साउथ से हम मिले हैं रविंद्र कुमार जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी मामलों में कार्रवाई होगी। फ्लैक्स बोर्ड वो जल्दी ही लगवा देंगे थानों में अपने स्तर से। रैंप के लिए हमने कहा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आप प्रस्ताव भेजिए, वो भारत सरकार से जो है आपको पैसा दिलाएंगे रैंप बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम आए थे और वार्ता संतोषजनक रही है और हम लोग संतुष्ट हैं। आज हमारे कार्यालय में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आए और उनके साथ में अन्य भी जो उनके साथीगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे आया गया और एक ज्ञापन इन्होंने दिया। इन्होंने पूर्व में सूचना इसके बारे में हमें दी थी और ज्ञापन में इनकी 3 बिंदु है। 3 बिंदु उन्होंने लिखित रूप से हमें अवगत कराया है कि जो एक जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली 2016 में भारत सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है, उसका अक्षरशः जो है पालन कराया जाए। और जो भी पुलिस के कार्यालय हैं, थाने हैं, वहाँ पे जो रैंप की व्यवस्था की जाए और जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण हो और किसी के साथ किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव या व्यवहार में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इन 3 बातों से इन्होंने अवगत कराया, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है। जो बातें हमारे स्तर से होनी हैं उसको मैं अपने स्तर से बाकी सभी जो हमारे अधीनस्थ हैं उनके साथ गोष्ठी करके उनको बातें बताई जाएगी। और जो फंड से रिलेटेड बातें हैं, रैंप से रिलेटेड बातें हैं, इनसे बातचीत की गई और जो हमसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा और उसकी भी व्यवस्था जो है सभी थानों पे कराई। वहीं अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों वारिस और आसिफ की 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। इसी को लेकर मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बड़ी कार्रवाई की। गोवर्धन थाना पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों की 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। बता दें कि शातिर अपराधियों द्वारा ठगी करके अर्जित की गई 5 करोड़ 37 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, 2 सेरस गांव में 2 साइबर क्रिमिनल वारिस सन ऑफ कमरुद्दीन और आसिफ सन ऑफ अयूब तो निवासी 2 सेरस गांव थाना गोवर्धन क्षेत्र के हैं और साइबर क्रिमिनल्स हैं। इन पे प्रचलित गैंगस्टर है जो गोवर्धन थाने में चल रहा है और इसी में धारा 14(1) के तहत इनके विभिन्न प्रॉपर्टीज जिसमें करीब 3.25 हेक्टेयर जमीन है, एक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड पानी की इरिगेशन की पाइपलाइन इन्होंने कमर्शियल यूज कर रखा है 4 ट्यूबवेल के से, वो एक मकान, एक ट्रैक्टर, एक बाइक और जयपुर के अंदर इनके 2 प्लॉट है जिसमें आज डीएम सर की तरफ से 14(1) में कुर्की का आदेश हुए हैं और आज देवसेरस गांव में यहाँ टीम के साथ इनके घर की, मकान की और कृषि यंत्रों की और ट्रैक्टर की, बाइक की एवं पाइपलाइन की कुर्की की जा रही है और इसी तहत यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। वहीं अगली खबर यूपी के चंदौली से है। यूपी के चंदौली में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि दबंगों ने फल विक्रेता और परिजनों को जमकर पीटा। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास की बताई जा रही है, जहां मारपीट में दंपति बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि दबंगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मारपीट किए हैं सर। कौन कौन लोग खुल के बोलिए ना। दीपू यादव, मंजे यादव, मुन्ना यादव। ये लोग कहाँ के रहने वाले? कुटिया के रहने वाले। इसके पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है? नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ। वही आए थे फल लेने और फल में वही न पता क्या हुआ, मेरे बहन को मारे और मेरे जो जीजा उनको मारे। ठेला वाला सब ढकेल उकेल दिए सब। नहीं, पहली बार किए हैं सर। एक बार आए थे उसके बाद
अगली खबर यूपी के संभल से है। आपको बता दें कि यूपी के संभल में कोबरा ने बच्चे को डस लिया। घटना की सूचना मिलते सपेरे ने कोबरा को पकड़ा। घटना का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घायल बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है। दरअसल पूरी घटना बहजोई थाना के गांव धतरा शेख की बताई जा रही है। अब बिहार की बात करते हैं। जी हाँ, बिहार के मुंगेर में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह अपने एक्शन मोड के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों में हड़कंप देखा जा रहा है, वहीं जिले के सभी प्रखंड में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मी भी सतर्क नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में जिलाधिकारी ने एक विद्यालय सहित 3 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो अनुपस्थित पाए गए तो पदाधिकारियों एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण के साथ वेतन स्थगन का आदेश भी इस दौरान दिया। प्रखंड परिवहन योजना पहले से चल रही है, आप लोगों को ज्ञात ही है। इसके तहत जो है पुनः दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। इसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है, जो शहरी क्षेत्र में आती है, तो बस और मिनी बस के द्वारा उनका सामान्यतः परिवहन किया जाता है। तो इसमें सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसके लिए जो है, जो आवेदन करने की तिथि है प्रखंडवार 1 अगस्त से 25 अगस्त तक है। और इसके बाद फिर DTO ऑफिस के द्वारा इसका वरीयता सूची वगैरह का निर्माण किया जाएगा और आपत्ति वगैरह आमंत्रित करते हुए फाइनली जो है 5 सितंबर को इसकी चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। तो इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त होगा और एक प्रखंड से अधिकतम 7 लोगों को अनुमन्य है। और इसके लिए जो है वाहन मेला भी आयोजित किया जाना है ताकि लोग हैं इसके प्रति जागरूक हो सकें। इस संबंध में जो विभाग का पत्र है वो हम आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दे रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए ताकि लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। कौन सब विवरण दिया हुआ है, मैं वो पढ़ देता हूँ कि यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक प्रखंड में 7 से ज़्यादा लाभुकों को नहीं दिया जाए। तो जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से और 1 सामान्य वर्ग जो किसी कोटि में नहीं आते हैं। और जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से अधिक होगी तो इसकी मुख्यतः जो है 2 बातें बताने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। पहला तो यह है कि आज प्रातःकाल जो है जिला परिवहन कार्यालय का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। प्रातःकाल 10 बजे 10 बजे तो कार्यालय बंद ही था। इसके बाद जो है लगभग आधे घंटे बाद पुनः निरीक्षण किया गया और जितने भी अभिलेख वगैरह हैं इनका बहुत गहराई से जांच किया गया। तो पहले तो चूँकि 10 बजे कार्यालय बंद था तो इसलिए कार्यालय के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के वेतन बंद करने का हमने आदेश दे दिया है। दूसरा जो है अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पता चला है कि इस रिट एंड रन के मामले हैं, अन्य अभिलेख हैं आकर के पड़े हुए हैं परंतु उनका उतनी त्वरित गति से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो है DTO से हम लोग स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं और उनके भी वेतन रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि MVI जो है जो पहले थे उनका स्थानांतरण हो गया है। अभी कोई नए MVI नहीं आए हैं और जो MVI हैं भी प्रशिक्षु उनको ID पासवर्ड नहीं मिला है। तो राज्य परिवहन आयुक्त महोदय से मैंने बात किया है और हम लोगों का प्रयास है कि उनको जल्दी ID पासवर्ड मिल जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। काउंटर पर खुले थे, उनसे मैंने बात किया तो उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। बाकी जो है व्यवस्था एक सामान्य रूप से ही पाई गई। इसलिए 15 दिन का हमने समय दिया है कि 15 दिन के बाद हम लोग पुनः निरीक्षण करेंगे DTO ऑफिस का और तब तक जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जानी। अगली खबर मध्य प्रदेश के गंज बासोदा की है, जहां कारगिल विजय दिवस पर महाविद्यालय के छात्रों ने वाहन रैली निकाली। साथ ही कारगिल युद्ध के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्रों ने नगर वाहन रैली का आयोजन किया और यह कारगिल विजय दिवस देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है, ऐसा बताया। देश के सैनिकों को नमन करते हुए छात्रों ने अपने कॉलेज से वाहन रैली की शुरुआत की। इस वाहन रैली में तिरंगा लहराते हुए सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए। वहीं अगली खबर टीकमगढ़ से है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में CMO के खिलाफ पार्षदों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने CMO पर अवमानना का व अनियमित के आरोप लगाए। तो वहीं चक्का जाम से आमजन को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि नगर पालिका में विशेष सम्मेलन से CMO व प्रभारी के नहीं रहने से पार्षदों में नाराजगी है और साथ ही इसी को लेकर पार्षदों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की CMO के कार्यों से असंतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी
और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और PS महोदय को अवगत कराया जाएगा। वो जांच का पत्र आया है, उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है और जाँच होगी। थैंक यू सर। अभी नगर पालिका में जो CMO गीता मांझी हैं, उनके खिलाफ में जो लगातार विरोध किया जा रहा है, सगर नगर में काफ़ी समस्याएं जो कि लोगों की सामने आ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन का अभी ठोस कदम क्या हुआ है? जो भी कार्रवाई है वो शासन स्तर से होनी है, स्थानांतरण वगैरह शासन स्तर से होते हैं। और बाकी अभी उनके कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाए। हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे, जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 1.5 साल में 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं, मूलभूत सुविधाओं वाले काम हैं, वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब CMO के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए, उसमें CMO चली गई बहाना लेके। और प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पे था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियाँ निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, SDM महोदय हमारे बीच आए, उनसे हमने मांग की फिर DO के माध्यम से जो प्रस्ताव हमने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संयुक्त संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज्य शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव DO कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। अगली खबर राजस्थान से है। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में महिलाओं के गले से चेन छीनने और चोरी करने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां बीते 4 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की 3 वारदात सामने आने के बाद भी पुलिस खाली हाथ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी घटना जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव के यहां ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें आभूषण चमकाने के नाम पर आरोपी चोरों ने मौके से गहना लेकर फरार हो गए, जिससे चित्तौड़गढ़ जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुबह 11:30 बजे के लगभग है 2 व्यक्ति एक मकान में आए और सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पे जो महिला थी उनसे वो जेवरात लिए, उनको बातों में उलझा करके वो जेवर लेकर के फरार हो गए। तो हमारे को अच्छी इसमें लीड मिली है, उनका हुलिया भी मिल चुका है, CC फुटेज मिले हैं, हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम मुलजिमों तक पहुंच पाएंगे और जो माल वो लेके गए बरामद कर सकेंगे। अभी इस स्तर के ऊपर कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है, अभी तफ्तीश चल रही है, जल्दी हम आपको खुलासा करके बता दें। नहीं, अभी सूचना तो एक ही घर की मिली है जिस घर में वारदात हुई है। बाकी उन्होंने दूसरी जगह भी सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पर प्रयास अवश्य किया था, लेकिन वहाँ उनको एंट्री नहीं दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।